जय हिंद दोस्तों। 11 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा लेबनान। तो लेबनान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जनरल जोसेफ ऑन। तो पिछले 2 वर्षों से लेबनान के राष्ट्रपति का पद खाली था, लेकिन अब लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दोस्तों, लेबनान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और मैरोनाइट ईसाई को परंपरा के अनुसार लेबनान का राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि जो लेबनान में मैरोनाइट ईसाई होते हैं वही राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो ये उस देश की परंपरा है। लेबनान की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो पश्चिम एशिया में स्थित है लेबनान देश और ये भूमध्य सागर के पास स्थित है। तो ये है दोस्तों भूमध्य सागर और यहाँ पर स्थित है लेबनान। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का शासन था और इसने 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यानी कि लेबनान 1946 में स्वतंत्र हुआ था। लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ ऑन। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं। जैसे अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। एंड्री सिविहा यूक्रेन की विदेश मंत्री बनी है। इसके अलावा अब्देल मजीद तैबोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। जफर हसन जॉर्डन के प्रधानमंत्री, शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और याहा अफरीदी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्लाउडिया सीनवाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की और लुओंग क्वोंग राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में की गई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसमें आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, यानी जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों, दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा 85। तो अभी हाल ही में दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 85वें स्थान पर आ गया है। पहले 80वें स्थान पर था, अब फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के साथ साथ इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर भी 85वें स्थान पर हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा की आवश्यकता के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि ऐसे पासपोर्ट धारक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो 57 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। सिंगापुर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है और जो अमेरिका है वो 9वें स्थान पर है। इस फैक्ट को आप नोट कर लें। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे निचले पायदान पर स्थित है, यानी कि 106वें स्थान पर है। इसके अलावा जो सीरिया है वो 105वें स्थान पर और इराक 104वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित हेनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग डिस्कस करते हैं तो देखिए, पहले स्थान पर सिंगापुर है और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 195 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जापान है, इसके पासपोर्ट धारक 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया है और चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। 5वें स्थान पर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो ये रैंक भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 जारी किया गया था और ये जारी किया गया था गोल्डमैन सोसेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com के द्वारा।
इसमें 180 देश शामिल थे। टॉप पर देश था लग्जमबर्ग और भारत का 176वां स्थान था। दोस्तों, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 की हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसे वेल्थ हंगर हेल्प संस्था के द्वारा जारी किया गया था, जो कि जर्मनी की संस्था है। तो इसमें 127 देश शामिल किए गए थे। बेलारूस पहले स्थान पर था और भारत का स्थान 105वां था। दोस्तों, अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को जारी किया गया था फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें 165 देश शामिल थे, हांगकांग पहले और भारत 84वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें 146 देश शामिल थे। टॉप पर था आइसलैंड। भारत का स्थान 129वां रहा है। दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें 180 देश शामिल थे। एस्टोनिया पहले और भारत का 176वां स्थान रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा IBDC पोर्टल। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, यानी IBDC पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें जो जीनोम के आंकड़े होते हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, उनकी जानकारी इसमें उपलब्ध होगी। दोस्तों, जीनोम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जीनोम हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का पूरा सेट होते हैं, यानी कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन जीनोम में ही होती है। जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। तो इसी के डेटा को संरक्षित किया जाएगा या इसी के डेटा को उपलब्ध कराया जाएगा IBDC पोर्टल के माध्यम से। दोस्तों, चलिए कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो चौपाल ऐप संदीप बंसल के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा और सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा, यानी असम में ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। तो हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दी है। यानी दोस्तों, ये जो हिमाचल प्रदेश का लोक प्रशासन संस्थान है, यह अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जाना जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप सभी लोग जानते हैं। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल यानी स्पेशल टास्क फोर्स की भी स्थापना की है। दोस्तों, हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में काकसर ब्रिज, जो कि लद्दाख में था, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। कासिमपुर हाल्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम जायस सिटी किया गया है। जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम किया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालीकन धाम किया गया है। वानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन किया गया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा 6.6%। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6 और 2026 में 6.7% की दर से वृद्धि करेगी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट में ये भी उम्मीद जताई गई है कि 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था में 2.8% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अभी हाल ही में भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा
ये कहा गया है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो जीडीपी है वो 6.4% की वृद्धि करेगी। अगला क्वेश्चन है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। तो थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हो गया है। इसका आयोजन 16 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म महोत्सव में पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, ये जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है मुंबई में, इसमें 61 फिल्मों का चयन किया गया है। तो इन 61 फिल्मों को इस महोत्सव के दौरान दिखाया जाएगा। चलिए कुछ फिल्म पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिला है द ब्रूद लिस्ट को, और ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्टर बने हैं एड्रियन ब्रॉडी। ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस हैं फर्नांडा टोरेस, और बेस्ट टेलीविज़न सीरीज ड्रामा का अवार्ड दिया गया है सोगुन को। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए थे। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे सिलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी एमा स्टोन। इसी प्रकार से 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 कुछ समय पहले प्रदान किए गए हैं। तो इसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं ऋषभ शेट्टी, जो कि कांतारा फिल्म से संबंधित थे। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं नित्या मेनन और मानसी पारेख। बेस्ट फिल्म थी कांतारा, और बेस्ट फीचर फिल्म थी अट्टम। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में प्रदान किए गए थे। तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, और बेस्ट एक्टर रहे हैं किलियन मर्फी या सिलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं एमा स्टोन। ठीक है, तो ये फिल्म पुरस्कार आप नोट कर लें। इसी प्रकार से 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। पार्थ का मतलब है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए ये पार्थ योजना शुरू की है। तो इसका उद्देश्य युवाओं को भर्ती से पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग देना है। यानी इस योजना के माध्यम से पुलिस की भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा सेना और पैरामिलिट्री भर्ती के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके अलावा जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके माध्यम से युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बेहतर मौके मिल सकेंगे, और इसके अलावा इसमें सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है, जिलों की संख्या 55 है, और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 230 विधानसभा की सीटें हैं, 11 सीटें राज्यसभा की, और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राज्य में जंगलों की आग लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी है? आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जो लॉस एंजल्स शहर है उसके नज़दीक 3 जंगलों में भीषण आग लग गई है। तो पहले यह आग पैसिफिक पैलिसेड्स, ईटन और हर्ट के जंगलों में लगी थी। उसके बाद ये रिहायशी इलाकों में फैल चुकी है, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर भी ये आग फैल चुकी है, और लगभग 30,000 एकड़ में ये आग फैल चुकी है। तो वहाँ के लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, और बहुत सारे जो घर हैं वो नष्ट हो गए हैं आग की वजह से। दोस्तों, आग को भड़कने में सांता सना हवाएं प्रभावित कर रही हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया में ये जो आग लगी हुई है उसके पीछे का कारण है सांता सना हवाएं। दोस्तों, कैलिफोर्निया में सांता सना हवाएं चल रही हैं जो कि गर्म हवाएं हैं, तो इनकी वजह से आग लग गई है जंगलों में। अगला क्वेश्चन है, 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात के वडोदरा में किया गया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है।
आपको याद रखना है कि ये जो दिव्य कला मेला है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, शिल्पकार और जो उद्यमी हैं वो भाग ले रहे हैं। इसमें देश भर के दिव्यांग कारीगर उद्यमियों के लिए बेहतरीन स्किल्स और प्रोडक्ट को पेश किया जाता है। यानी कि जो दिव्य कला मेला होता है उसमें जो दिव्यांग कारीगर होते हैं या जिनके पास बेहतरीन स्किल होती है वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचते हैं। दिव्य कला मेला की शुरुआत साल 2022 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी ये 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है वडोदरा में। अगला क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में अपडेट किया गया है? तो इस पोर्टल को अभी हाल ही में 22 भाषाओं में अपडेट किया गया है। दोस्तों, यह भारत के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि अब भारत के जो श्रमिक हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो पा सकते हैं, या फिर वो अपनी समस्याओं को आसानी से अपनी भाषा में बता सकते हैं। ई श्रम पोर्टल की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे 2021 में शुरू किया गया था। दोस्तों, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो जो श्रमिक होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनका पंजीकरण करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, यानी कि श्रमिकों के लिए जो योजनाएं चलती हैं उनसे इस जोड़ने के लिए ये पोर्टल चलाया गया था और इससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलती है। इसके तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। इसके अलावा 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश। जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? घाना। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? भुवनेश्वर। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को के सीएमडी कौन बने हैं? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। अमेरिका के ओहियो राज्य में किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है? अक्टूबर। इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रेटर नोएडा। भारत और कौन सा देश नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोवाय बनाएगा? अमेरिका। 1020 मेगावाट की पुनार सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की गई है? तो यह भूटान देश में विकसित की गई है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री डिस्कस करेंगे, जैसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये चाइना से संबंधित था, ये 405 ईस्वी में आया था। हैंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी चाइना से आया था, 630 ईस्वी में आया था। अल बिरूनी ये फारस से आया था, यह 11वीं शताब्दी में आया था। मार्को पोलो ये दोस्तों रुद्रमा देवी के शासनकाल में आया था, ये इटली से आया था 1254 में। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। निकोलो कॉन्टी ये इटली से आया था 1395 में। अब्दुल रज्जाक ये फारस से आया था, ये 1440 में आया था। और दोस्तों अफांसी निकितिन ये रूस से आया था और ये 15वीं शताब्दी में आया था। डोमिंगो पेस ये पुर्तगाल से आया था, ये 1520 में आया था। और फर्नाओ नून्स ये पुर्तगाल से आया था, ये 1535 में आया था। तो ये विदेशी यात्री आप नोट कर लें। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। एडमिरल कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है? रूस। मिखाइल कैवेलसविली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जॉर्जिया। रेगिस्तान पर्यटन सर्किट के लिए योजना किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैगा कलाकार जोधैया अम्मा का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? 2023 में। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में। भारत ने किस टीम को हराकर 10वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का फाइनल जीता है? चाइना। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई में। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है? अमेरिका ने। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब किसने जीता है? ललिता चिरुकुमुदी ने। VWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
ऋत्विक, संजीवी, सतीश कुमार ने। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि वेरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया हुआ है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर बहुत सारे बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाएंगे। जैसे मैथ फाउंडेशन का बैच लॉन्च कर दिया गया है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, व्यापम जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ मिलेगा आपको। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने की होगी। इस बैच के साथ जीके जीएस का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया है और एसएससी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। रेलवे फाउंडेशन बैच है, बैंकिंग फाउंडेशन बैच है। तो इन सभी को आप वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैच वहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे सिर्फ 49 रुपये में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरिणी अमर सूर्या किस देश की पीएम है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ई बुक मिल जाएगी जीके और करंट अफेयर्स की। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।